हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी एचपी जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं, पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं नामा जो पुस्तक थी वे किसने लिखी थी, उसकी जो रचनाकार थी वे गुलबदन बेगम थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हुमायूं नामा जो है वो किसकी रचना है, वे गुलबदन बेगम की है। उसके बाद बात करते हैं मुंतखब उत तवारीख जो है, ये जो रचना है वे किसकी रचना है, वे बदायूनी की रचना है। जबकि तारीख अल्फ़ी जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। रचनाकार जो थे इसके मुल्ला दाऊद थे तारीख अल्फ़ी के। तवाक़त अकबरी जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वे निज़ामुद्दीन अहमद हैं, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इकबालनामा जहांगीरी जो पुस्तक थी वो उसके जो रचयिता थे वे मोतमिद खान बख्शी थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पादशाहनामा जो थी पुस्तक थी, इसकी रचना जो थी वो किसने की थी, वे अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने की थी। जबकि पादशाहनामा जो है इसकी जो रचनाकार थे वे मोहम्मद अमीन कज़वीनी थे। मजम उल बहरीन जो पुस्तक थी उसके रचयिता जो थे, रचनाकार जो थे वो दारा शिकोह थे। जबकि मुंतखब उल लुबाब जो पुस्तक थी इसकी जो रचनाकार थे वे खफी खान भी इन्हें कहा जाता है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। उसी तरह आलमगीरनामा जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, वे मोहम्मद काजिम है। फुतूहात आलमगीरी जो पुस्तक है उसके जो रचयिता हैं वे ईश्वरदास नागर हैं, ये भी आपने याद रखना है। जबकि नुस्खा दिलकुशा जो पुस्तक है उसके जो रचनाकार हैं वे भीमसेन सक्सेना है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सिख धर्म गुरु और उनके कार्यों के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो बार कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। तो इनका जो समय था वे 1469 से लेकर 1539 तक था। इनके प्रमुख कार्य क्या थे, तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। आदि ग्रंथ की जो रचना थी वे भी गुरु नानक देव जी ने ही की थी, ये भी आपने याद रखना है। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे, 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु जो थे सिख धर्म के वे कौन थे, वे गुरु नानक देव थे। और 10वें और अंतिम जो गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद बात करते हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद देव थे। इनका जो समय था वो 1539 से लेकर 1552 तक था, गुरु काल जो था इनका। और इनके जो प्रमुख कार्य थे ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सिखों के जो तीसरे गुरु थे, गुरु अमरदास जो थे, इनका जो गुरु काल था वे 1542 से लेकर 1574 तक था। इनके जो प्रमुख कार्य थे वे धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की थी गुरु अमरदास ने। उसके बाद बात करते हैं सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के बारे में। तो ये इनका जो गुरु काल था वे 1574 से लेकर 1581 तक था। अमृतसर नगर व तालाब की स्थापना की थी 1577 ईस्वी में गुरु रामदास जी ने। उसके बाद बात करते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। तो गुरु अर्जुन देव का जो गुरु काल था वो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक था। और इनके जो प्रमुख कार्य थे वे श्री हरमिंदर साहिब या जिसे स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी जो कि अमृतसर में है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन भी गुरु अर्जुन देव द्वारा ही किया गया था। तो इसके बाद बात करते हैं सिखों के छठे गुरु के बारे में। तो सिखों के छठे गुरु जो थे गुरु हरगोविंद सिंह थे। इनका गुरु काल जो था वो 1606 से लेकर 1645 तक था। और तख्त अकाल बंगा की स्थापना की थी, यानी कि प्रमुख कार्य है। और सिखों की सैनिक जाति में बदला था सिखों को इन्होंने, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं सिखों के साथ में गुरु कौन थे, गुरु हर राय जो थे वो सिखों के साथ में गुरु थे। उनका जो गुरु काल था वह 1645 से लेकर 1661 तक था। उत्तराधिकार मुगलों के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। गुरु हरिकृष्ण जो थे वो सिखों के 8वें गुरु थे।
इनका जो गुरुकाल था वे 1661 से लेकर 1664 तक था। अल्प से इनके इनका जो प्रमुख कार्य था वे अल्पवयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपने याद रखना है गुरु हरिकृष्ण जी की। उसके बाद बात करते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। तो गुरु तेग बहादुर का जो गुरुकाल था वे 1664 से लेकर 1675 के बीच था। इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा सिर कटवा दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी इस्लाम कबूल न करने पर फांसी दे दी थी, सिर कटवा दिया गया था। तो वे गुरु तेग बहादुर सिखों के जो 9वें गुरु थे, इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये आपने याद रखना है गुरु तेग बहादुर को। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे कौन थे? सिखों के जो 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। इनका जो गुरुकाल था वे 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक था और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है 1699 में। और ये सिखों के अंतिम गुरु थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपने याद रखना है। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। कब की थी? 1347 ईस्वी में की थी और गुलबर्गा को उसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद बहमन शाह के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना था 1358 से लेकर 1375 तक, जिसने बीदर को 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हुमायूं शाह जो था वो 1458 ईस्वी में बहमनी का शासक बना था, जिसे जालिम शासक के रूप में भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। तो हुमायूं शाह जो था वो 1458 में बहमनी का शासक बना था और उसे जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं महमूद गवाह ने रौजत उल इंशा तथा दीवान ए अशर नामक 2 प्रसिद्ध रचनाएं की, ये आपने याद रखना है। और मोहम्मद तृतीय के समय में महमूद गवाह ने बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी ने यात्रा की थी। तो ये आपने याद रखना है। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी ने यात्रा की थी। 1538 ईस्वी में कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी 5 मुस्लिम राज्यों में विभक्त हो गया था। ये भी आपने याद रखना है। तो क्षेत्रीय राज्य संस्थापक और राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो अहमदनगर राज्य के जो संस्थापक वंश थे वे कौन था? वो निजाम शाही था। राजधानी जो थी वो अहमदनगर थी। बरार राज्य के जो संस्थापक वंश कौन था? इसका इमाद शाही था 1490 में। एलिचपुर जो था इसकी राजधानी थी। बीजापुर की बात करते हैं, इसके जो संस्थापक वंश थे वे आदिल शाही थे और नौरसपुर जो थी वो इसकी राजधानी थी। गोलकुंडा के बारे में बात करते हैं। गोलकुंडा राज्य के जो संस्थापक थे वे कुतुब शाही थे। 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और गोलकुंडा जो थी वो इसकी राजधानी थी। बीदर के बारे में बात करते हैं। वरीद शाही 1526 ईस्वी में इसके संस्थापक वंश थे और बीदर जो थी इसकी राजधानी थी। ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरबी था वे, और उसने 712 में पश्चिमी मोत्र भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था वो राजा दाहिर था। इसने सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अल्पतगीन तुर्क सरदार ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य यामिनी वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी जो थी वो गजनी थी। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तुगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। ये भी आपने याद रखना है। 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तुगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। ये भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। ये भी आपने
याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तुवीन का पुत्र था। वे 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना और ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ये भी आपने याद रखना है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था वे कौन था? वे महमूद गजनवी था। उसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वह अधिक धन लूटना था। ये भी आपने याद रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल ने किया था। वह हिंद के निकट हुए युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। महमूद ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उसमें मुल्तान का जो शासक था वे अब्दुल फतह दाऊद था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर पर हमला किया था और इस समय पेशावर हिंदू शाही शासक आनंदपाल के अधीन था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वे धन लूटना था। ये आपने याद रखना है। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी को उसे यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसमें भीम प्रथम शासक था। महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में अंतिम हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। तो इससे आपने याद रखना है सोमनाथ पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण था वे कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। और सोमनाथ का जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और गुजरात राज्य में ये स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। ये आपने याद रखना है। तो महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? कुल 17 आक्रमण किए थे और उसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वे अधिक धन लूटना था। उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आपने और याद रखना है। खीवा निवासी अल-बरूनी तारीख सुबुक्तुबीन का लेखक विहाकी और उदवी महमूद गजनवी के इसमें भारत आए थे। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी वर्ष 1173 ईस्वी में सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी के छोटे राज्य गौर का शासक बना था। और मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक मूल राज द्वितीय से पराजित हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था, किंतु गुजरात के शासक मूल राज द्वितीय से भी पराजित हो गया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। उसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, वे हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत गया था। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। मोहम्मद गौरी उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। तो ये आपने याद रखना है। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। कब हुए थे? 1191 में हुआ था। उसमें मोहम्मद गौरी जो था वो उसकी पराजय हुई थी, वह हार गया था युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, हार गया था और मोहम्मद गौरी उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वे किसके बीच हुआ था और उसमें कौन जीता था, तराइन के दूसरे युद्ध में कौन जीता था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम सेनापतियों को भारतीय क्षेत्रों का शासक बनाया। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तथा आसपास का क्षेत्र दिया गया। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्व भारत का अभियान किया और उसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट
कर दिया था। ये भी आपने याद रखना है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। 1206 ईस्वी में गोखरों के साथ युद्ध में महमूद गजनवी मारा गया। ये आपने याद रखना है। और भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक था वह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत में तुर्की राज्यों का जो संस्थापक है वह किसे माना जाता है? वे मोहम्मद गौरी को माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफगानी वंशों ने शासन किया। जो निम्नलिखित थे कौन कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गुलाम वंश जो था उनका जो शासन काल का समय था वे 1206 से लेकर 1290 था। खिलजी वंश का जो शासन था वे 1290 से लेकर 1320 तक था। तुगलक वंश का जो शासन काल का समय था वे 1320 से लेकर 1413 तक था। सैयद वंश का शासन काल का समय जो था वो 1414 से लेकर 1451 तक था। और लोधी वंश का जो शासन काल का समय था वे 1451 से लेकर 1526 तक था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बिम्बिसार जो था वो किस वंश से संबंधित था? तो बिम्बिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो बिम्बिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? द 23rd तीर्थंकर वाज। तो तीर्थंकर जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। तो 23वें जो तीर्थंकर थे वे पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी थे। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वे उज्जैन थी। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो कादम्बरी की जो रचना थी वे किसके द्वारा की गई थी? तो कादम्बरी की जो रचना थी वे बाण भट्ट द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज। तो सेन वंश के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे सेन वंश का संस्थापक जो था वह विजय सेन था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वे कौन था? वे मोहम्मद बिन कासिम था। अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नौरोज प्रवर्तित किया गया था। तो नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो नौरोज जो था वो किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? नौरोज की शुरुआत जो थी भारत में वे किसने की थी? वे बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नवरोज क्या था? नवरोज जो था वो पारसी नववर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाने वाला एक उत्सव था जिसकी शुरुआत जो थी भारत में बलबन ने की थी। बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी, यानी कि खून के बदला खून जो नीति थी वे बलबन द्वारा अपनाई गई थी। ये भी आपने याद रखना है। तो नवरोज जो था, नवरोज जो प्रवर्तित किया गया था बलबन द्वारा। नवरोज क्या था? ये पारसी नववर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाने वाला एक उत्सव था। उसके बाद बात करते हैं। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध जो था वो किससे लड़ा था? विद whom डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वे किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। कब लड़ा गया था? 1556 में। ये आपने याद रखना है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो लड़ा गया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो 1761 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? मराठा और अफगानों के बीच में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? हु वाज द लास्ट अपोजल ऑफ द सिख। तो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। शिवाजी की राजधानी थी। तो शिवाजी कैपिटल वाज। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वे रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए।
जो मिले आपको आगामी HP JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।